नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल से की मुलाकात। विकास, सुशासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर साझा दृष्टिकोण से बढ़े सहयोग के रास्ते। छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया पर सियासी संग्राम तेज। कांग्रेस की निगरानी समिति बैठक में रणनीति तय। तुखन साहू ने किया कांग्रेस पर पलटवार। तोरुआ में महिला की रहस्यमयी मौत से सनसनी। परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। अवैध संबंध और विवाद से जुड़ी गुत्थी में उलझी पुलिस जांच। जांजगीर चांपा के खरोद में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर लूट। 2 नकाबपोश युवक चैन का डिब्बा लेकर फरार। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को गांधीनगर स्थित मुख्यमंत्री आवास में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने परस्पर सहयोग, सुशासन और विकास के अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सभी राज्यों की साझी भागीदारी और अनुभवों को आदान प्रदान बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री साय ने गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल को बस्तर की लोक कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, धरोहर और बस्तर दशहरा पर आधारित कॉपी टेबल बुक भेंट की। इस पर मुख्यमंत्री पटेल ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और नवाचार की सराहना की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर संचालित विकासात्मक और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए मुख्यमंत्री साय को शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान दोनों मुख्यमंत्री ने भविष्य में गुजरात और छत्तीसगढ़ के बीच विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। इस सौहार्दपूर्ण भेंट ने दोनों राज्यों के बीच विकास, संस्कृति और नवाचार के साझे दृष्टिकोण को नई दिशा दी है। आचार्य इंस्टीट्यूट एक बार फिर विवादों में आ गए। कोचिंग संस्थान के स्टाफ पर एक होम ट्यूटर की सरेराह पिटाई करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि ट्यूटर कोचिंग के बाहर बच्चों से बातचीत कर रहा था, तभी कोचिंग के शिक्षकों ने उसे रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। घटना के बाद अब विवाद में राजनीतिक संगठनों में भी एंट्री हो गई है। हिंदू संगठनों और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आचार्य इंस्टीट्यूट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कोचिंग स्टाफ पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर आरोपी शिक्षक पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पीड़ित ट्यूटर का आरोप है कि वो बच्चों से सामान्य बातचीत कर रहा था, तभी कोचिंग के टीचर्स ने उस पर अपने ट्यूशन का प्रचार करने का आरोप लगाया और बिना किसी वजह से मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि स्टाफ ने धमकी दी है वो दोबारा इस इलाके में नजर न आए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद बिलासपुर में निजी कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए, ये जो आचार्य इंस्टीट्यूट संचालित है बिलासपुर जिले में, इससे बहुत सारे छात्रों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। अभी 2 दिनों पूर्व यहाँ एक व्यक्ति जो अपनी रोजगार की तलाश में आचार्य इंस्टीट्यूट के सामने अपना पॉम्पलेट बांटता है, उसके ऊपर आचार्य इंस्टीट्यूट के संस्था के 2 व्यक्ति उसके साथ मारपीट करते हैं और उसके साथ उसकी वाइफ और उसमें 2 साल का बच्चा उनके गोद पे होता है। पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन उससे मुचलके पे उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो ये जो नियम है सिर्फ आचार्य इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी संस्थाओं पे कार्यरत लोगों के लिए है, ये हर आम आदमी के लिए है जो किसी के साथ मारपीट करता है, उनके साथ उनकी वाइफ हो, उनके बच्चे, और उन्हें मुचलके पे छोड़ दिया जाए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो लगातार छात्रों से शिकायतें मिल रही थी, एक सबसे बड़ी समस्या आचार्य इंस्टीट्यूट का ये है, मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर जो कोई भी बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का कोर्स करने आता है और वो 1 लाख 2 लाख रुपए यहाँ फीस सबमिट कर देता है, किसी कारणवश अगर जो आगे की पढ़ाई वो संचालित नहीं रह सकता, उसके यहाँ मेडिकल इशू हो, उनके माता पिता का कहीं ट्रांसफर हो जाए या कोई भी ऐसा कारण हो, आपने 1 महीने कोर्स किया, 15 दिन कोर्स किया, अब आगे का कोर्स नहीं कर सकते, तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपका वापस नहीं करते ये लोग। हाल ही में आचार्य इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों द्वारा एक शिक्षक को सरेराह मारने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और लगातार सामाजिक संगठन और एनएसयूआई इस पर प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हम आचार्य इंस्टीट्यूट सीएमडी चौक के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जो शिक्षक के समर्थक मौजूद हैं, जिसमें एनएसयूआई के सदस्य हैं और कुछ संगठन के भी यहाँ पर सदस्य हैं जो शिक्षक को सपोर्ट करने आए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जो है हंगामा मच गया है। एक शिक्षक को एक शिक्षक के द्वारा इस तरह मारने का जो वीडियो सामने आया था, उस पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आइए हम उन शिक्षक से बात करते हैं जिनके साथ ये घटना हुई थी। जी बताएंगे, जैसा कि ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी मैम, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो न्याय संगत है उन्होंने, पब्लिक ने उनका साथ दिया है। सभी एनएसयूआई टीचर्स और स्टूडेंट्स ने सही एक टीचर का साथ दिया है जो गलत के अगेंस्ट उन लोग खड़े हुए हैं।
जैसा कि ऐसी भी कुछ बातें सामने आ रही थी कि आपने समझौता कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये सारा मतलब साफ तौर पे इन लोग गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। इन लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अभी तक मेरी आचार्य इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। इस पूरे मामले में आप चाहते क्या हैं? आपकी क्या? जी, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के साथ ऐसे लोगों को शिक्षा की बागडोर संभालने का हक नहीं है। इसके अलावा इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से बिलासपुर की जनता के साथ इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि एक टीचर के साथ इन्होंने ऐसा किया। जैसा कि कुछ वीडियो इनके द्वारा भी सोशल मीडिया में डाला जा रहा है जिसमें ये दिखाना चाहते हैं कि वो हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े होकर बच्चों को फुसला रहे थे। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो पैम्फलेट बांटना शुरू भी नहीं हुआ था। सिर्फ एक बच्ची को एक पैम्फलेट बटा है, एक बच्ची को। और अगर इनका ये कहना है तो अपने आधे घंटे की फुटेज को रिलीज़ कर दें सीसीटीवी की। हमारे पास तो 10 ही मिनट की रिकॉर्डिंग है, 6 मिनट की। इनके पास पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। अगर ये सही है तो रिलीज़ कर दें उसको। कुछ सामाजिक संगठन वाले भी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं। बताएंगे एक शिक्षक को सरेराह मारने का वीडियो वायरल हुआ था, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? देखिए, ये सिर्फ शिक्षक को मारना अपराध ही नहीं है, ये समाज के साथ भी एक खिलवाड़ है कि किस तरीके से ऐसे समाज में हम रह रहे हैं जहाँ शिक्षक जैसे जिनको हम पूजा करते हैं, गुरुकुल परंपरा को निभाते हैं, उसके साथ इस तरीके से। और तो और इनके साथ जो इनकी पत्नी थी, उनके हाथ में 2 साल की बच्ची थी और जब वो अपने पति को छुड़ा रही थी तो उनको हाथ को भी झूमा झपकी हुआ है। तो इस पे भी एक धारा लगनी चाहिए। निसंदेह मैं ऐसी दंपत्ति को सैल्यूट करती हूँ कि वो ये चाह रहे हैं कि जितनी सज़ा उनको, मतलब जिन्होंने जितनी कार्यवाही की है उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा कि बताया गया कि दोनों टीचर को टर्मिनेट कर दिया गया है। आचार्य इंस्टीट्यूट से जो मामला आया था शिक्षक को मारने का, उसमें दोनों टीचर को टर्मिनेट कर दिया गया है। अब देखना है कि यह मामला कहाँ तक जाता है, यह कार्रवाई कहाँ तक जाती है। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मैं प्रियंका सिंह, जी न्यूज़ बिलासपुर। जिले में शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे खुद कैमरे के सामने बेबस नजर आए और शिक्षकों को सुधारने में अपनी असमर्थता जाहिर की। उन्होंने माना कि बार बार समझाइश के बावजूद शिक्षकों का रवैया नहीं बदल रहा। इस बयान के बाद अब बिलासपुर जिले की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा। बिलासपुर जिले में लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें शिक्षक शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं। कुछ शिक्षक तो स्कूल परिसर में ही शराब पार्टी करते और मांसाहार करते देखे गए। इन घटनाओं ने शिक्षा के मंदिर की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इन वीडियो में न सिर्फ विभाग की छवि धूमिल की है, बल्कि अभिभावकों में भी नाराजगी का माहौल है। डीओ विजय टांडे ने कहा कि लगातार समझाइश और चेतावनी देने के बावजूद सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही। सवाल ये कि सिर्फ कार्यालय में बैठकर आदेश देने से व्यवस्था सुधरेगी? क्या अधिकारियों द्वारा स्कूलों को जमीनी निरीक्षण नहीं किया जा रहा? और क्या शिक्षकों में अब अनुशासन का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है? हर हफ्ते नए वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें नशे में धुत शिक्षक स्कूल के समय शराब पीते अनुचित हरकतें करते नजर आते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो अधिकारी अपने ही जिले की स्कूल व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे, क्या वे पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था की कमान थाम पाएंगे? स्थिति ये बताती है कि प्रशासनिक निगरानी में भारी कमी है। ये है कि मस्तूरी क्षेत्र में जो है शिक्षक लगातार मद्यपान सेवन करके आ रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है और कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उसके बाद भी नहीं सुधर रहे। पेपर में भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक मीडिया में भी आ रहा है, प्रिंट मीडिया में भी आ रहा है, सब जगह है, उसके बाद भी नहीं सुधार कर रहे हैं। यानी ऐसा लगता है वहाँ के शिक्षकों को नौकरी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लगता है। सभी शिक्षक का एक स्तर है, स्तर वाइज के हिसाब से अधिकारी भी नियुक्त है। सहायक शिक्षक हैं, जैसे किसान परिषद से एक शिक्षक का वायरल हो रहा है, वो भी उनका सस्पेंशन इस कार्यालय से होगा, निश्चित है। इसी तरह से जिसको आप कह रहे हैं वहाँ पर मल्हार का है, पूर्व माध्यमिक शाला का, उनका प्रस्ताव हमने संबंधित अधिकारी को, जो संयुक्त संचालक हैं, सर के पास हमने भेज दिया है। कार्रवाई वहाँ से होगी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की स्थिति भी प्रशासनिक लापरवाही की गवाही दे रही है। कार्यालय परिसर में चारों ओर गंदगी पसरी हुई है। दीवारों पर पान और गुटखा के निशान स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह स्थिति दर्शाती कि विभाग के भीतर अनुशासन की कमी वाले शिक्षकों में नहीं, बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी है। अब सवाल यह है कि
क्या जिला प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाएगा या ये लापरवाही इसी तरह जारी रहेगी? निगाहें अब सरकार और शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी है, क्योंकि मौजूदा हालत में बिलासपुर की शिक्षा व्यवस्था और बच्चों का भविष्य दोनों खतरे में नजर आ रहे हैं। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे विधायक शुक्ला ने न सिर्फ जनसभा को संबोधित किया, बल्कि मंच से सारा जमाना मोदी का दीवाना गीत गाकर लोगों का जोश भी बढ़ा दिया। उनके इस अंदाज को देखने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। विधायक सुशांत शुक्ला के जोशपूर्ण गीत और उत्साही अंदाज ने माहौल को पूरी तरह चुनावी रंग में रंग दिया। मंच से गीत गाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए भाजपा की सरकार जरूरी है। इस दौरान मौजूद लोगों ने तालियों और नारों से उनका स्वागत किया। वहीं विधायक का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग उनके गायन और अनोखे प्रचार शैली की खूब चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस ने एसआईआर निगरानी समिति की बैठक बुलाई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में इस बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत मौजूद रहे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा और रणनीति को लेकर मंथन किया जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कहा है कि कांग्रेस को अब लोकतंत्र की परिभाषा याद दिलानी जरूरत है। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में एसआईआर निगरानी समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर प्रदेश में मतदाता सूची में गड़बड़ी और छेड़छाड़ की जा रही है। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ बताया और आगे की रणनीति तय करने के संकेत दिए। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग वोट पर बोल रहे हैं वे खुद वोट की राजनीति में उलझे हैं। जब सरदार पटेल को 14 वोट और नेहरू को 1 वोट मिला था, तब भी नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे में कांग्रेस से क्या उम्मीद की जाए? तोकन साहू ने आगे कहा कि सरकार एसआईआर प्रक्रिया वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने और मतदान को पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, जो जनता के हित में है। निगरानी समिति बनाए, कुछ भी समिति बनाए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एसआईआर को लेकर के देश के सामने हमेशा झूठ बोलती है। भाई मतदाता सूची में शुद्धिकरण होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पेशा वाला है, एक जगह नाम जुड़ गया, ट्रांसफ़र होकर के दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह जुड़ गया, तीसरी जगह चला गया, तीसरी जगह जुड़ गया, लेकिन पहले जगह का नाम कटा नहीं है, तो एक व्यक्ति का एक जगह नाम होना चाहिए। इसमें कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है? यदि कोई व्यक्ति संसार से चले गए हैं, मृत्यु हो गई है, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटना चाहिए। तभी तो मतदाता सूची शुद्ध होगा, तभी तो एक्चुअल मतदाता सूची पता चलेगा। और यदि कोई फर्जी तरीके से नाम जुड़वाए हैं, एक ही घर में 100-200 लोग कैसे रह सकते हैं? लेकिन उसमें पता है एक ही घर में 100-200 लोगों का नाम जुड़ा रहता है, यानी फर्जी ढंग से नाम जुड़वाए हैं, तो नाम उसका हटना चाहिए, तभी तो मतदाता सूची शुद्ध होगा। और ये निर्वाचन आयोग जो एक स्वतंत्र संस्था है, जो इतने बड़े देश में चुनाव कराती है, उसके ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी कराना, वोट चोरी का आरोप लगाना, ये निराधार है, असत्य है। कांग्रेस झूठ परोसने का काम करती है। और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा, यदि ये वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो सबसे बड़ा वोट चोर कोई है तो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार। जब देश स्वतंत्र हुआ, पहले बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान हुआ, तो 15 में से 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला और सिर्फ 1 वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला। तो 14 वोट पाने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन पाया और 1 वोट पाने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। तो वोट चोर कौन है इस देश में, यह देशवासियों को जानना चाहिए। फिलहाल एसआईआर प्रक्रिया को लेकर प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ गई है
और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस जहां इस प्रक्रिया को मतदाता सूची में हेरफेर बताकर निशाना साध रही है, वहीं भाजपा इसे पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा ने 3 दिवसीय यूनिटी मार्च का आयोजन किया। 11 से 13 नवंबर तक आयोजित इस यूनिटी मार्च के संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में इस आयोजन की जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि सरदार पटेल की जयंती पर देश भर के सभी लोकसभा क्षेत्रों में पदयात्रा का आयोजन किया गया है। 11 नवंबर को तिफरा मां काली मंदिर से बिलासपुर लोकसभा की पदयात्रा शुरू होगी। बेलतरा विधानसभा सभा क्षेत्र के सीपत रोड स्थित नवीन कन्या महाविद्यालय में यात्रा के पहले दिन का समापन होगा। इस अवसर पर वहां एक पेड़ मां के नाम और श्रमिकों और प्रबुद्धजनों को सम्मान किया जाएगा। इसके बाद पदयात्रा कोटा विधानसभा क्षेत्र के रतनपुर के मां महामाया मंदिर पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन 12 नवंबर को मां महामाया मंदिर से यात्रा कोटा विधानसभा के ग्राम सकरी पहुंचेगी। तीसरे दिन 13 नवंबर को पदयात्रा लोरमी के विधानसभा से होते हुए मुंगेली पहुंचेगी। वहीं महाराणा प्रताप चौक पर यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का उद्देश्य सरदार पटेल के योगदान को याद करने और एकता के एक सूत्र में देश को बांधना है। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में भी पदयात्रा होगी। सभी सांसद अपने अपने लोकसभा में 3 दिन पदयात्रा करेंगे। 8 से 10 किलोमीटर पदयात्रा होगी। इस पदयात्रा को हमारे संगठन के द्वारा जो तय किया गया है 11, 12, 13 नवंबर ये 3 दिन होगा। इसका विस्तार से इसकी सूची में आपको दे दूंगा। में हम जो करने वाले हैं 11 तारीख को इस अभियान में हम लोग 11 नवंबर को 10 बजे जिला विधानसभा के मां काली मंदिर के प्रांगण तिफरा से प्रारंभ करेंगे पदयात्रा। उसके बाद बिलासपुर विधानसभा के राजीव गांधी चौक, नेहरू चौक, बेपी नंदन चौक, सनेचरी, बिलासपुर चौक होते हुए बेलतरा विधानसभा के चाटीडी, रफ्ता चौक, भारत माता चौक, चाटीडी, सबरी माता नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर में प्रथम दिवस पदयात्रा का सभा के उपरांत समापन होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। सरदार पटेल का भारत में अनन्य योगदान है। उनके योगदान को याद करने के लिए, उसे स्मरण करने के लिए, उससे देश आगे बढ़े, एकता के सूत्र में बंधे रहे, इसलिए माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनिटी मार्च निकालने का निर्णय लिए है। सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में 3 दिन की पदयात्रा करनी है, तो हम 3 दिन की पदयात्रा करेंगे। विवरण आपको दे दिया जाएगा। 3 दिन की पदयात्रा में आप सभी नागरिक, सभी हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा साथी सब लोग आमंत्रित हैं। आइए हम सब मिल करके इस यूनिटी मार्च में भाग लें और हमारे आदेश एकता के सूत्र में बंधे रहे। पिछले दिनों बिलासपुर में रेल हादसे के बाद अब जांच की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। चीफ रेलवे सेफ्टी ने घटना से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने रेलवे प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के चीफ रेलवे सेफ्टी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि रेलवे के द्वारा लागू की गई ऑटो सिग्नलिंग प्रणाली में कई तकनीकी खामियां हैं। संगठन का कहना है कि कई बार लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट ऑटो सिग्नलिंग के संकेतों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहती हैं। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि लोको पायलटों से अत्यधिक परिश्रम कराया जा रहा है, जबकि रिकॉर्ड में उनके ड्यूटी आवर्स को कम दर्शाया जाता है। इन सब के बीच रनिंग स्टाफ पूरी निष्ठा से काम कर रहा है, लेकिन हादसे के बाद उन्हें ही दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है। ज्ञापन के साथ संगठन ने कई दस्तावेजी सबूत भी प्रस्तुत किए हैं। हमने रेलवे प्रशासन को अपनी बात स्पष्ट रूप से रखी है। रनिंग स्टाफ को मोहरा बनाना बंद किया जाए और तकनीकी खामियों को सुधारा जाए। वहीं मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी। देखिए, मैं लगातार बात कर रहा हूँ, जो दुखद घटना हुई हम सबका मन व्यथित है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जो भी इसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाइयाँ होगी और माननीय रेल मंत्री जी लगातार इस पर संज्ञान ले रहे हैं। यहाँ पर यदि कहीं कोई गलतियां हुई है, कोई चूक हुई है, तो उसके पर कार्रवाइयाँ होगी। हादसे के बाद जिस तरह से रेल प्रशासन के द्वारा जांच पर तेजी लाई गई है, उससे तो उम्मीद है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से अब रनिंग स्टाफ एसोसिएशन भी अपनी समस्याओं को लेकर और अधिकारियों की मनमानी को लेकर बातें सामने रख रहा है,
वो दर्शाता है कि रनिंग स्टाफ और अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल नहीं है। जिस दिशा में रेलवे के उच्च अधिकारियों को सामान्य बैठक, इस दिशा में बेहतर काम करना होगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के DCCM डिप्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर कौशिक मित्रा पर एक महिला क्लर्क ने छेड़छाड़ और अशोभनीय व्यवहार पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने इस मामले में रेलवे GM को लिखित शिकायत सौंपी है, जिसमें 12 बिंदुओं में विस्तार से उत्पीड़न की पूरी कहानी दर्ज की गई है। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजे, बार बार कंफर्ट जोन से बाहर मुलाकात करने के लिए दबाव बनाया और कई बार अनुचित बातें की। पीड़िता ने सभी चैट, कॉल लॉग और स्क्रीनशॉट को साक्ष्य के रूप में सौंपा है। महिला ने शिकायत 2 महीने पहले की थी, लेकिन अब तक रेलवे प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मामले की जांच फाइलों में अटकी हुई है और अधिकारी अब भी अपनी पद स्थापना पर कार्यरत है। पीड़िता का कहना है कि वो लगातार मानसिक दबाव और कार्यस्थल पर असुरक्षा महसूस कर रही है। वहीं रेलवे सूत्रों के मुताबिक शिकायत पर जांच प्रक्रिया है। रेलवे कर्मचारियों के बीच यह मामला कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और शिकायत निपटान प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बिलासपुर का अचानक मठ टाइगर रिजर्व एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गया। घने जंगल, हरियाली, पहाड़ों की खूबसूरती और वन्य जीवों की झलक अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों से आए मेहमानों को भी अपनी ओर खींच रहा है। वन विभाग की नई पहल और सफारी सुविधाओं में सुधार के बाद यहां रोजाना बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। हाल ही में भूटान से आए स्कूली बच्चों का एक दल अचानक मार पहुंचा। बच्चों ने यहाँ के प्राकृतिक वातावरण, स्वच्छ और शांत माहौल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भूटान को भले ही दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है, लेकिन अचानक मार की हरियाली और नेचर ने उन्हें अपने देश से भी ज्यादा सुकून दिया। वन विभाग ने बच्चों को जंगल के बारे में करीब से जानने का अनुभव देने के लिए 1 किलोमीटर लंबा पैदल ट्रैक कराया। इस दौरान बच्चों ने बाइसन, हिरण, चीतल और पक्षियों की कई प्रजातियां देखी। सभी ने कहा कि ट्रैक न सिर्फ एडवेंचर से भरा था, बल्कि प्रकृति के प्रति जागरूकता भी बढ़ाने वाला रहा। पर्यटकों ने बताया कि अचानक मार का वातावरण लगभग प्रदूषण मुक्त है और यहाँ की सफाई व नेचर के साथ तालमेल अद्भुत है। बच्चों ने यहाँ के वन्य जीव को देखकर उत्साह व्यक्त किया और कहा कि अगर ऐसी जगहों को और विकसित किया जाए तो विश्व स्तर पर पर्यटकों को आकर्षित कर सकती है। वन विशेषज्ञों को कहना है कि अचानक मार जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन के लिहाज से छत्तीसगढ़ का अनमोल धरोहर है। यह क्षेत्र बाघ, तेंदुआ, बाइसन और दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियों से समृद्ध है। अगर पर्यटन सुविधा को और बेहतर किया जाए तो यह न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। नहीं, ये बच्चे चूँकि भूटान से आए हैं और नेचर को काफ़ी पसंद करते हैं। भूटान में आप जानते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज़्यादा है और नेचर मतलब लगभग पॉल्यूशन फ्री कंट्री है। तो चूँकि ये बच्चे यहाँ शिविर वन में पढ़ रहे हैं, सराउंडिंग से इनको वाकिफ़ कराना है कैसा क्या है, तो यहीं पास में इनको एक 1.25 किलोमीटर का पैदल ट्रैक कराया। बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया और इस ट्रैक पे आके बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो भूटान से भी अच्छा है। तो हम ये मान सकते हैं कि हम अपने आसपास की चीज़ों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, परंतु फिर भी फौना और फ्लोरा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अचानक मार बहुत अच्छी जगह है और हमें शायद इसको सुरक्षित करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। वन विभाग ने भी पर्यटकों की सुविधा के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सफारी के लिए जिप्सी और योद्धा वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। रिजर्व के अंदर बैगा रिसोर्ट को भी नया रूप दिया गया है ताकि आने वाले सैलानियों को ठहरने की बेहतरीन सुविधा मिले। कुल मिलाकर अचानक मार अब सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि देश विदेश के पर्यटकों का आकर्षण का बन चुका है। प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। आने वाले दिनों में अगर वन विभाग और आधुनिक सुविधाओं को जोड़े तो अचानक मार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ की पर्यटन पहचान बन सकता है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें और भी, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।